नमस्कार, मनी 9 की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो वो इस समय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज से गुजर रहे हैं। वैसे 26,277 का जो ऑल टाइम हाई था, जो रिकॉर्ड ऊंचाई थी, वहां से हम काफ़ी नीचे हैं। लेकिन 2 अप्रैल को जब ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाए थे, उसके बाद की पूरी गिरावट की भरपाई बाजार में हो चुकी है। यानी कि टैरिफ लगने के बाद की पूरी गिरावट से बाजार में रिकवरी आ चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि बाजार का फोकस कहां रहने वाला है। क्या टैरिफ को लेकर पूरी चिंता खत्म हो चुकी है? अगर हां, तो अब फोकस तिमाही नतीजों, एफआईआईस की वापसी पर होगा या फिर किसी और इवेंट पर, क्योंकि धीरे धीरे ही सही एफआईआईस बाजार में लौटने लगे हैं। ऐसे में अब बाजार में पैसा कहां बनेगा? क्या फोकस इक्विटी यानी शेयर बाजार पर होना चाहिए या सोने पर या फिर डेट पर? इस पर बातचीत करने के लिए और बाजार में रणनीति तैयार करने में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका मनी 9 पर। वेलकम टू मनी 9। हैप्पी टू बी ऑन योर प्लेटफॉर्म। सर, इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको थोड़ा सा ताहिर सर के बारे में बताना चाहूँगा। ताहिर सर के पास इंडियन इक्विटी मार्केट्स में 24 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट को ज्वाइन करने से पहले सर ने मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा और ICICI प्रूडेंशियल AMC में भी अपना योगदान अलग अलग रूप में दिया है। तो इस 2 दशक से ज़्यादा के अनुभव से हम भी बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, थोड़ी कोशिश कर सकते हैं अपने लिए मदद करने में, अपनी रणनीति तैयार करने में। तो सर, पहले मैं आपसे ट्रेड वॉर से ही जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि यही बर्निंग टॉपिक है और ट्रंप ने जिस तरह से 90 दिन के लिए टैरिफ को पॉज कर दिया है। सर, ये मामला कितना बड़ा है और कितना लंबा खिंचने वाला है? मतलब बाजार पर इसका असर कब तक रहने वाला है, यानी कि कितना लिंगर ऑन हो सकता है बाजार के लिए ये इवेंट? संदीप जी, यही एक मुद्दा है जो एक्चुअली सभी को परेशान कर रहा है, बिकॉज ये न केवल मुद्दा इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि ये मुद्दे से जुड़े हुए जो मेन जो एक्टर्स है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, उनकी अप्रोच अनप्रेडिक्टेबल है ऑन वेरियस साइड्स। सो टाइमलाइन के हिसाब से कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है फॉर द US एंड फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी एट लार्ज। और इसलिए US सरकार भी इस बात को ज्यादा प्रोलॉन्ग करने की कोशिश नहीं करेगी, बिकॉज उनको जो भी इस मुद्दे से जो उम्मीद है, जो वॉट एवर दे वांट टू चेंज, जो बदलाव वो लाना चाहते हैं, आई थिंक दे वांट टू इम्प्लीमेंट दैट एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि उसके जो लाभ है वो उनके इकोनॉमी को जितना जल्दी हो सके वो मिलने लगे। सो आई थिंक ये बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग होने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी एक ऐसे स्टेज में जा रहा है वहां पे जहां पे एज वी नो it will move into individual negotiations, bilateral negotiations between different countries। एक लेवल पे जो हेडलाइन अप्रोच, उनका जो रवैया जो देखना था, वो हमें अब बाजार ने ऑलरेडी देख लिया है, वर्ल्ड बाजार ने देख लिया है, वर्ल्ड इकोनॉमी ने देख लिया है। अब यहाँ से बेसिकली इट विल डिपेंड ऑन कंट्री बाय कंट्री नेगोशिएशंस। और जो 10 से 12 जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है, जो शायद करीब करीब 80% ऑफ US ट्रेड डेफिसिट को अकाउंट करती हैं, उनके साथ उनके कैसे उनके डायलॉग्स और उनके डिस्कशंस कैसे आगे बढ़ते हैं, वो हमें देखना होगा। और मुझे लगता है कि दैट विल बी प्रोबेबली टू माय माइंड एक 3 महीने का एक सिलसिला हो सकता है फ्रॉम हियर ऑन, जिसमें हम ये 10 इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज है उनके साथ क्या नतीजा निकलता है, उस बेसिस पे हम बाय एंड लार्ज एक उम्मीद को एक अप्रोच लगा सकते हैं या एक सेंस लगा सकते हैं कि आने वाले 2-3 सालों में वर्ल्ड इकोनॉमी का रुख कैसा रहेगा। सर, मैं थोड़ा और इस पे बातचीत करूं उससे पहले, ये जो पॉज लगाने का फैसला है ट्रंप साहब का, क्या ये बॉन्ड मार्केट से ड्रिवन है? जिस तरह से बॉन्ड्स में बिकवाली हुई और 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड उछली है US की, क्या उससे ये प्रभावित है, ये पूरा जो फैसला हुआ है? आप क्या समझते हैं? डेफिनेटली ये सबसे बड़ा मसला है उनके लिए, और यही एक चीज है जो उनको कुछ हद तक डराती है, क्योंकि डेट इज अ बिगर प्रॉब्लम, न केवल US के लिए बट फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज। और काफी सारे जो बड़ी प्रॉब्लम्स दुनिया में या वर्ल्ड इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है या फाइनेंशियल मार्केट्स को इम्पैक्ट करती है, वो है बैलेंस शीट की प्रॉब्लम। PNL की जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी बहुत सिक्लिकल होती है, तो वो तो फिर भी, हाँ, मतलब मार्केट अपने उसको संभाल लेता है या उसको एब्जॉर्ब कर लेता है।
जी। लेकिन बैलेंस शीट की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जीएफसी के टाइम पे देखा इन 2008 2009, वो एक बैलेंस शीट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई फॉर बैंक्स, फॉर कॉर्पोरेट्स, न केवल इन द यूएस बट ऐसी जो प्रॉब्लम होती है वो उसका ये भी रूप होता है कि वो सिर्फ एक कंट्री को इम्पैक्ट नहीं करती है, वो फाइनेंशियल बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करती और ये प्रॉब्लम फैल जाती है, पूरी दुनिया में फैल जाती है फ्रॉम वन वे और द अदर. सो I think that is bond market and the debt issue of the US, जो कि काफी सालों से हमें पता है कि is an issue for the United States. But अभी ये एक ऐसे हद तक पहुंच चुका है जहाँ के it is become very very sensitive. So I think any sensitivity around the bond markets या bond deals या US 10-year is something which will is a bigger issue and अगर बॉन्ड मार्केट कुछ ऐसा सेंस करते हैं कि इससे तकलीफ ज्यादा बढ़ने वाली है या यील्ड्स हैव टू गो अप फॉर वन रीजन और द अदर, चाहे सप्लाई आ सकता है या शायद उनके लिए जो रोल ओवर करना है डेट, अब वो अगर प्रॉब्लम उनके लिए दिक्कत पैदा करती है, तो आई थिंक दैट विल बी समथिंग विच विल ऑलवेज स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग बियॉन्ड द पॉइंट, नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसीज. सर, अगर हम इस ट्रेड वॉर को समझने की कोशिश करें, जैसे आपने कहा भी ज़्यादातर कंट्रीज बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मोस्टली 80% ऑफ द जो कंट्रीज हैं वो बातचीत के लिए नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं, तो क्या हम मान के चलें कि सर ये जो ट्रेड वॉर है यूएस चीन तक ही सिमट के रह गया है, या ये पूरी एक्टिविटी थी ही चाइना की वजह से या चाइना के लिए ही? नहीं, जो क्लियरली मेन जो एक्टर्स है, जैसे मैंने कहा चाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 25-30% ऑफ द ट्रेड डेफिसिट जो आता है वो चाइना के थ्रू आ रहा है और जायज है कि वो उनके सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है, तो ऑब्वियसली. और ये यूएस चाइना वाला जो मामला है वो काफी सालों से इट हैज बीन लिंगरिंग सिंस 2019, वहां से शुरुआत हुई है. तो आई थिंक और दो ग्लोबल सुपर पावर्स है बाय एंड लार्ज, तो ऑब्वियसली उनके बीच में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बाकी सब इंपॉर्टेंट actors are also there, चाहे वो यूरोपियन रीजन हो जाए, कुछ कंट्रीज इन यूरोप, ऑब्वियसली couple of countries like Canada, Mexico, and कुछ हद तक इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडिया के साथ साथ भी. आई थिंक इट इज दीज नेगोशिएशंस विल बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से न केवल उनको अपना चाइना डिपेंडेंस रिड्यूस करना है, लेकिन उनको ये भी आने वाले सालों के लिए, आने वाले डेकेड्स के लिए एक दूसरा ट्रेडिंग पार्टनर भी उनको ढूंढना है. तो ये जो सब डिस्कशंस होंगे या जो पॉलिसीज बनेगी, वो इस तरीके से वो कोशिश बनाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 20-25 साल हु विल बी द राइट ट्रेडिंग पार्टनर. पिछले 30 साल 40 साल उन्होंने 25-30 साल करीब करीब मैं कहूँगा कि उन्होंने चाइना के साथ ये पार्टनरशिप बनाए रखी, लेकिन अब इवन दे वुड वांट टू डाइवर्सिफाई. तो आई थिंक दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और इसलिए इट विल गो बियॉन्ड चाइना, इट विल ऑल्सो गो बियॉन्ड ट्रेड, क्योंकि जहां तक ये सब जो डेवलपमेंट्स हो रही है, इट इज नॉट ओनली ट्रेड रिलेटेड. ट्रेड हालांकि सबसे ज्यादा सेंट्रल है, लेकिन ट्रेड के साथ साथ अलग अलग देशों के साथ अलग अलग मुद्दे भी है, चाहे फिर वो इमिग्रेशन का मुद्दा हो किसी के साथ, या जियोपॉलिटिकल इशू हो विद सम अदर कंट्री, या पॉलिटिकल या मिलिटरी या टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी हो सकती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल विद चाइना. तो अलग अलग मुद्दे हैं विद डिफरेंट कंट्रीज, और ये ट्रेड नेगोशिएशंस, डिस्कशंस, डिबेट्स के साथ साथ ये भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो क्विड प्रो कोज या डिस्कशन में आएंगे. ओके सर, ये जो आपने डाइवर्सिफिकेशन की बात करी, जिसे हम नॉन चाइना इंपोर्ट की भी बात कर सकते हैं ना, पर्सपेक्टिव अगर हम यूएस का लेके चलें, तो क्या चाइना का जो लॉस होने वाला है, पोटेंशियल लॉस, क्या हमारे लिए गेन हो सकता है, इंडिया के लिए गेन हो सकता है? क्योंकि कुछ लोग मान रहे हैं कि जो नॉन चाइना ट्रेड का फायदा है वो भारत को होगा, भले ही पूरा नहीं पर काफी हद तक. ये डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने कि इन दैट डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस, जो शायद हम कहते हैं कि मतलब कोविड के बाद ही शुरू हो गया था, तो हम चाइना +1 वो जो थियरी है, दैट इज ऑलरेडी बीन ऑन फॉर द लास्ट 3-4 years. और ये जो चाइना और इंडिया यूएस के बीच में जो मामला भी है, वो मैं कहूँगा कि
पिछले 10 साल से चलते आ रहा है, लेकिन अब ये एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है जहां पे मतलब देयर विल बी समथिंग व्हिच इज मोर डिसाइसिव। तो आई थिंक इंडिया कैन प्ले अ रोल, लेकिन इंडिया को भी इम्पोर्टेंट है कि वी राइज टू द ओकेजन। अभी ऑल्सो हमें भी बहुत सारी चीजें हमारे लिए इंटरनली चेंज करनी होगी, इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ एक्शन टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, गेटिंग द कॉन्फिडेंस के कॉर्पोरेट्स विल इन्वेस्ट। वो वो जरूरी होगा इन ऑर्डर टू बी एबल टू कैप्चर सम ऑफ दीज अपॉर्चुनिटी, चाहे फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या केमिकल्स में हो या टेक्सटाइल्स में हो। तो आई थिंक वी हैव टू राइज टू द ओकेजन। बट एक बड़ा डिसीजन तो पहले हमें ये भी लेना है कि हम आने वाले दिनों में मतलब देयर विल बी टू सप्लाई चेन्स जो वर्ल्ड में डेवलप होंगे। एक तो यूएस लिंक सप्लाई चेन और दूसरा होगा चाइना लिंक सप्लाई चेन। तो हमें ये भी एक लेवल पे हमें पॉलिसी डिसीजन लेना होगा कि हम कौन से वाले चेन के साथ जाना चाहते हैं। आई डोंट थिंक वी विल हैव द लिबर्टी कि हम दोनों की तरफ अपना इक्वल झुकाव रख सकेंगे। तो इट विल बी इम्पोर्टेंट टू डिसाइड कि हम या तो चाइना की सप्लाई चेन से जुड़े या तो यूएस की जो सप्लाई चेन से जुड़े। सो दैट ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। लेकिन क्लियरली हाँ, मैं कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अस कि हम ये अपॉर्चुनिटी का कितना लाभ उठा सकते हैं। एग्जैक्टली सर, मेरा भी पॉइंट यही था। आपने चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी की बातचीत करी। हमारी फैक्ट्रीज कितनी तैयार हैं सर इस चीज़ के लिए, इस मौके को भुनाने के लिए? क्या भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? इतनी कैपेबिलिटी एट दिस स्टेज हमारे पास है? नहीं, मैं कहूंगा कि सब कुछ तो डेफिनेटली नहीं है। वी हैव टू डू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ रीस्किलिंग मैन पावर ऑल्सो, और वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह के लिए हमको मजबूती से काम करना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज व्हाट चाइना हैज डन। बात अभी सिर्फ कॉस्ट के बारे में नहीं रह गई है कि चाइना से हम शिफ्ट करके, या तो यूएस और चाइना की भी अगर बात करें तो इट इज नॉट अबाउट कि भाई चाइना से अगर यूएस चला जाता है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो चलो एक नतीजा है और वो शायद एक लेवल पे हो भी जाए। लेकिन द पॉइंट इज कि चाइना जिस स्पीड, एजिलिटी, स्केल से रिस्पॉन्ड कर सकता है, आई थिंक अगर कॉस्ट में अगर यूएस मैच भी कर ले तो भी वो ये सब चीजें जो इंटेंजिबल्स है वो नहीं ला पाएगा। आई थिंक एक बार कुछ साल पहले, आज से 10 साल पहले, यही सवाल ओबामा जी ने आई थिंक स्टीव जॉब्स को पूछा था कि जब वो अलाइव थे, जस्ट बिफोर हिज डेथ, कि एप्पल मोबाइल फोन यूएस में क्यों नहीं बना या क्यों नहीं बना सकता। एंड उसका जवाब उन्होंने उस समय वही दिया था कि बेसिकली वो जो कॉस्ट तो एक चीज है और कॉस्ट के डिफरेंशियल इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो स्केल और स्पीड और एटीट्यूड के साथ मतलब वो चाइनीज इंडस्ट्री काम करती है, उसको रेप्लिकेट करना यूएस में डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट है। सो आई थिंक वो एक जो कल्चरल चेंज लाना जरूरी है, एंड उसके लिए भारत को तैयार होना पड़ेगा। ओके सर, ये तो बात होगी ट्रेड वॉर की। इसके अलावा भी एक हॉट टॉपिक जो कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि भले ही ट्रेड वॉर लंबा ना भी खींचे या यूएस चीन तक ही सिमट जाए, पर इसका यूएस पर असर आना लाजमी है, चाहे बढ़ती महंगाई या धीमी ग्रोथ के रूप में क्यों ना हो, या फिर एक्सट्रीम केस में यूएस में मंदी भी आ सकती है, यानी कि रिसेशन में भी जा सकती है यूएस की इकोनॉमी। आपको इसकी कितनी संभावना नजर आती है सर? कितनी प्रोबेबिलिटी आप असाइन करेंगे कि यूएस में मंदी आ सकती है? देखिए, जिस रूप से ये डेवलपमेंट होती जा रही है और जहां तक हम पहुंचे अभी तक, और आने वाले दिनों में जैसा मैंने बताया कि ये सभी नेगोशिएशन वगैरह चलते रहेंगे। सो आई थिंक उस दौरान जायज है कि देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी में, और शायद उससे लगते हुए बाकी सारी वर्ल्ड इकोनॉमीज को भी असर डेफिनेटली गिरेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी में इन्वेस्टमेंट बैठाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। किसी एंटरप्रेन्योर या किसी प्रमोटर के लिए कैपिटल कमिटमेंट करना वो मुश्किल है। किसी के लिए रनिंग बिजनेस अगर है तो उसके लिए प्लान करना, शेड्यूलिंग करना, कितना इंपोर्ट करना है, कितना स्टॉक करना है, कितना नहीं करना है, वो डिफिकल्ट हो जाता है। शॉर्ट रन में प्राइसिंग भी डिफिकल्ट हो जाता है कि आपके टैरिफ कितनी हो सकती है, क्योंकि टैरिफ की भी जो जो लेवल्स है वो दरें लगभग एवरी ऑल्टरनेट डे चेंज होती जा रही है। सो टू दैट एक्सटेंट ये सब प्लानिंग अगर नहीं हो पाता तो डेफिनेटली एक लेवल पे
प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, कंजम्पशन साइड से भी मतलब देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कुछ हद तक खिंचाव डेफिनेटली रहेगा, बिकॉज कंज्यूमर भी अलर्ट हो जाता है, कंज्यूमर भी परचेजेस है या बाइंग है वो डिफर कर देता है। सो आई थिंक दोनों तरफ से मुझे लगता है कि देयर विल ये एक लॉजिकल पाथ मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर विल बी अ कंप्रेशन। अब वो क्या उस हद तक जा सकता है जिसे हम रिसेशन कह सकते हैं, आई डोंट नो, बट लॉजिकली इट इज वेरी फेयर टू अज्यूम कि ये chaos और ये कंफ्यूजन के अंदर डेफिनेटली ग्रोथ पे असर पड़ जाएगा फॉर एटलीस्ट द टाइम जब तक इकोनॉमी और मार्केट को ये सर्टेनिटी नहीं मिल जाती कि अब जो जहां पर तक पहुंचे हैं वो एक स्टेबल पोजीशन हो गई है फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल फ्यूचर। जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक मुझे लगता है कि ग्रोथ में डेफिनेटली दिक्कत की संभावना है। ओके, चलिए सर, ट्रेड वॉर के इस साए में आप अपने फंड्स में कैसे रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सोना हम देख रहे हैं सर लगातार नए हाइज बना रहा है, ऐसे में इक्विटी, डेट या फिर गोल्ड, किस एसेट क्लास पर आपका ज़्यादा फोकस है इस समय? नहीं तो देखिए, मल्टी एसेट फंड की अगर हम बात करें, और हमने कुछ महीने पहले ही एक मल्टी एसेट फंड का एनएफओ लॉन्च किया था, और जो रणनीति हम वहां पे अडॉप्ट कर रहे हैं या किए हुए हैं पिछले 4 से 6 महीने के अंदर, इज दैट वी स्टार्टेड ऑफ एट दैट पॉइंट इन टाइम जब हमने नवंबर दिसंबर में लॉन्च किया था, तो टैरिफ का मामला कंप्लीटली क्लियर नहीं था, लेकिन क्लियरली ये एक व्यू सामने आ रहा था कि यूएस मार्केट्स विल डू वेल, क्योंकि वहां पे अपग्रेड्स की पॉसिबिलिटी दिख रही थी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, और पूरी दुनिया का अटेंशन उस तरफ था, बिकॉज डोमेस्टिक इकोनॉमी को उनको प्रॉप अप करना था, और बहुत सारे कंडीशंस यूएस के लिए दे वर इन द राइट डायरेक्शन। तो हमने हमारे मल्टी एसेट फंड में उस समय यूएस इकोनॉमी या यूएस मार्केट्स में ज्यादा एक्सपोजर रखा था। गोल्ड की हमारी एक्सपोजर करीब करीब 20% के आसपास शुरुआत से रही है, और वो हम मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 महीने के दौरान जब हमने वो डाइवर्जेंस देखा जहाँ पे यूएस मार्केट्स काफी हद तक आगे निकल चुके थे, और कुछ हद तक ये जो ट्रेड रिलेटेड जो बातें थी वो धीरे धीरे करके सामने आ रही थी, एंड ऑन द अदर साइड इंडियन मार्केट्स अच्छे खासी करेक्शन मोड में चले गए थे। वी हैड सीन अ फेयरली शार्प डिक्लाइन फ्रॉम द हाइज, और वैल्यूएशंस कुछ हद तक अट्रैक्टिव भी होने लग गए थे। तो हमने काफी हमारा पोजीशन जो यूएस मार्केट्स में था या इंटरनेशनल मार्केट्स में था, हमने उसको डोमेस्टिक मार्केट्स इंडिया की तरफ शिफ्ट किया। शुरुआत हमने लार्ज कैप से की, और फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे मिड कैप्स में भी हमने उसमें निवेश किया। हम स्मॉल कैप्स उस फंड में नहीं करते हैं, लेकिन ये कुछ हमारी डायरेक्शन रही है पिछले 2-3 महीने का, अगर मैं ब्यौरा दूं तो आई थिंक एट दिस स्टेज मुझे लगता है कि अब जो डेवलपमेंट्स हमारे सामने है और जो सिचुएशन है जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी थोड़ी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, कंडीशंस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने कहा कि देयर इज अ डिसेंट चांस ऑफ अ स्लो डाउन। ऑन द अदर साइड जो इंडिया के सामने जो डेवलपमेंट्स हो रही है पिछले 2-3 महीने में, स्पेशली चाहे वो आरबीआई के बारे में हो, या चाहे रेट कट्स हो, या चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, डोमेस्टिक इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, आई थिंक ऑल दीज पॉइंट इन अ डायरेक्शन के इंडिया में थोड़ी बहुत अर्निंग्स की और ग्रोथ की एक्सेलरेशन आ सकती है। और हमने वैल्यूएशन में भी, जैसे मैंने कहा, करेक्शन देखा है, तो लॉजिकली ये एक स्टेज बनते जा रहा है जहां पे हम इंडिया एक्सपोजर को बढ़ाते जाएं ऑन द डोमेस्टिक साइड। गोल्ड हमें फिर भी, हालांकि मैं मानता हूं कि इन द शॉर्ट रन मूवमेंट बहुत फास्ट आया है और काफी अप्रिसिएशन हम गोल्ड में ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली गोल्ड एक फिर आज भी एक हमारे हिसाब से एक पॉजिटिव साइकिल में है। तो हम क्या शॉर्ट रन में थोड़ा बहुत करेक्शन देख सकते हैं? बिल्कुल जरूर देख सकते हैं, लेकिन आई थिंक मीडियम टर्म मैं अगर 1-2 साल का व्यू लेता हूं तो मुझे अभी भी मुझे लगता है कि गोल्ड में वी विल फाइंड बेटर रिटर्न्स। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशक के लिए, मुझे लगता है कि गोल्ड शुड बिकम अ मोस्ट सेंट्रल एसेट क्लास। हम ज्यादातर हम उसको लिप सर्विस देते हैं हमारी ओवरऑल पोर्टफोलियो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। मुझे लगता है कि हमें आने वाले दिनों में गोल्ड को एक ज्यादा इंपॉर्टेंट रूप देना पड़ेगा, और मल्टी एसेट फंड एक अच्छा तरीका है जिससे आप अपनी एक ओवरऑल ग्लोबल पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं।
ठीक है सर, ट्रेड वॉर के चलते कौन से सेक्टर्स, शेयरों को आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा या नुकसान हो सकता है? हाल फिलहाल आपने अपने पोर्टफोलियो में या फिर फंड्स में कोई आवंटन में बदलाव किया हो तो वो बताएं। कौन से सेक्टर्स या शेयर्स हैं जहां पे आप अंडरवेट या फिर ओवरवेट हैं अभी? नहीं, देखिए नेचुरल इंक्लिनेशन संदीप जी, एज ऑफ नाउ एटलीस्ट फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर यही रहेगा कि मतलब जहां तक हो सके डोमेस्टिक एक्सपोजर को ज्यादा इम्पोर्टेंस महत्व दे, और ग्लोबल जो सेगमेंट्स है उनसे थोड़ा मतलब वील हैव टू बी अ लिटिल अवे, चाहे फिर वो टेक हो या फिर कमोडिटीज हो। एक जो हिस्सा है ग्लोबल एक्सपोजर का, वो है फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री के बारे में हमें फिर भी एक अट्रैक्टिव या कंस्ट्रक्टिव प्रोपोजिशन लग रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग जो भी हो रहा है विथ रिगार्ड टू टैरिफ्स एक्सेट्रा, क्योंकि इंडिया विल कंटिन्यू टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और उसमें अगर टैरिफ्स या एक हद तक मतलब 10 से 15-20% अगर टैरिफ लग भी जाते हैं, तो आई थिंक वहां पे गिवन द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोडक्ट वो हम पास ऑन कर सकते हैं, और यूएस कंज्यूमर के लिए भी मतलब वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रह सकती है। सो आई थिंक फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो हम फ्रॉम अ ग्लोबल स्टैंड पॉइंट हम आज भी हम ओवरवेट या पॉजिटिव रहना चाहेंगे, लेकिन बाकी जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं उनमें हम शायद थोड़ा एज ऑफ नाउ इट इज बेटर टू स्टे अ लिटिल अवे, या उसको अंडरवेट रखा जाए, और ज्यादातर जितना हो सके डोमेस्टिक सेक्टर्स। तो डोमेस्टिक सेक्टर्स की अगर बात करें तो अब ये जो रीसेंट करेक्शन हुई है पिछले 2-3 महीने से, तो आई थिंक काफी सारी अपॉर्चुनिटीज अलग अलग सेक्टर्स में नजर आ रही है। इंडस्ट्रियल्स भी अच्छी खासी हद तक हमने करेक्शन देखा है, डिफेंस स्टॉक्स में हमने करेक्शन देखा है, कुछ हद तक ये जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज में जो प्लेस है उसमें भी हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा है। कुछ हद तक हमने रिबाउंड भी देखा है पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में, लेकिन आई थिंक वो ये कुछ ऐसे स्पेसेस है जहाँ पे हम फिर भी हम ग्रोथ की विजिबिलिटी हमें ज्यादा दिखाई दे रही है आने वाले 2 साल में। तो यहाँ पे हम ये प्राइस करेक्शंस में या वैल्यूएशन करेक्शंस में हम उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहेंगे। कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी के बारे में अगर बात करें तो वो एक ऐसा एक हिस्सा है, स्पेशली वैल्यू कंजम्पशन वाला जो प्ले है, वहां पे धीरे धीरे मुझे लगता है अट्रैक्शन बिल्ड होते जा रहा है। तो वैल्यू रिटेलिंग और कुछ कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स जो रूरल मार्केट को ज्यादा सूट करते हैं, जहाँ पे ज्यादा ग्रोथ की गुंजाइश है, आई थिंक दोज सेगमेंट्स इन कंज्यूमर हम प्रेफर कर रहे हैं। आई थिंक फाइनेंशियल बैंक्स पर्टिकुलरली जो अभी इंडिया में रेट कट की शुरुआत हो चुकी है, तो दैट इज अनदर सेक्टर जो एक साल भर का व्यू ले या 18 महीने के आसपास का व्यू ले, तो मुझे लगता है कि दैट इज अनदर एरिया वेयर वी वुड वांट टू बी कंस्ट्रक्टिव। डोमेस्टिक हेल्थ केयर स्पेशली हॉस्पिटल्स, वो एक जो हिस्सा है दैट उसमें हमें काफी हद तक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। और लास्ट एक ऐसा जो सेक्टर है जहां पे हमें एक लॉन्ग रन डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है इज इन द पावर सेक्टर, पर्टिकुलरली जो ट्रांसमिशन का हिस्सा है पावर सेक्टर का, और कुछ हद तक रिन्यूएबल सेगमेंट ऑफ द पावर इंडस्ट्री इज समथिंग दैट वी प्रेफर एट दिस स्टेज। सो ये हमारे कुछ प्रेफरेंसेस है, और इसी को हम जहां तक जितना हो सके हम हमारे पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें। सर मैं जानता हूँ आपके पास समय की कमी है, लेकिन मेरे 2-3 सवाल और हैं, इंपॉर्टेंट हैं, मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप उनको भी प्लीज़ एड्रेस कर दें। एक तो यह है कि सर टैरिफ पर पॉज लगने से एफआईआईएस की भारतीय बाजारों में दोबारा एंट्री हुई है, क्या इस बार मानकर चलें कि एफआईआईएस लंबे समय के लिए बाजार में उतरेंगे और उनकी ओर से बिकवाली खत्म हो चुकी है? क्या ऐसा मानना ठीक है? तो जो माहौल बनते जा रहा है डेफिनेटली इज कंड्यूसिव कि जो हमने कुछ पिछले 6-8 महीने में हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो एक नेगेटिव रुख देखा है वो बदल सकता है, एंड इंडिया में वापस इंडिया एंड इमर्जिंग मार्केट्स के लिए फ्लोज की एक वापस एक नहर जारी हो सकती है। आई थिंक डॉलर की जो वीकनेस चल रही है एंड जो वैल्यूएशन की करेक्शन इंडिया में हुई है, तो I think that makes it a good cause once again for foreign investors to once again look back at the look to the Indian market. But इस बार compared to 2-3 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो इस बार I think China also as a market will attract enough good attention international investors के लिए, especially क्योंकि डीप सीक के बाद world investors are
चाइना को अलग तरीके से देखने के लिए तैयार है कंपेयर टू द लास्ट फ्यू इयर्स। तो आई थिंक इस बार के जो अगर इन्वेस्टर्स मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर फ्लोज रिटर्न होते हैं आने वाले कुछ समय में, तो मुझे लगता है कि चाइना विल आल्सो बी अ कंटेंडर। और इंडिया के लिए मतलब इंडिया विल बेनिफिट, लेकिन नॉट टू द एक्सटेंट इट प्रोबब्ली बेनिफिटेड इन द पीरियड लेट्स से बिटवीन 2022 एंड 24। ठीक है सर, एफआईएस की वापसी के साथ साथ आरबीआई और सरकार भी एक्शन में लौट आए हैं, स्पेशली Q2 के जो जीडीपी के नंबर्स जी। आए थे उसके बाद से सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमी को। 2 बार रेपो रेट में कटौती ऑलरेडी हम देखने को मिल चुकी है हमें। इस साल में आप और कितनी कटौती एक्सपेक्ट करते हैं, और बैंकिंग शेयरों में कैसे रणनीति बनानी चाहिए इस पूरे रेट कट के सिनेरियो में? जैसे मैंने कहा कि रेट कट्स की उम्मीद बल्कि और भी बढ़ गई, और स्पेशली जो अभी ग्रोथ की स्लो डाउन, ग्लोबल ग्रोथ की जो स्लो डाउन की अपेक्षा है, और ये भी माना जा रहा है कि पहले राउंड में यूएस के लिए शायद इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, लेकिन इवेंचुअली अगर ग्रोथ की किल्लत रहती है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन वहां पे भी धीरे धीरे करके नीचे आ सकता है। और इंडिया में तो वैसे भी हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन मॉडरेट होते जा रहा है, तो एक हद तक इंडिया के लिए रेट कट्स का ये सिलसिला और थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए जगह मिल जाएगी। पहला रेट कट होने के बाद ये उम्मीद थी कि और 2 रेट कट हो सकते हैं शायद, दैट इज वाज द जनरल कंसेंसस एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में, कि कुल मिला के देयरफॉर 3 रेट कट्स करीब करीब 50 से 75 बेसिस पॉइंट के रेट कट्स क्यूमुलेटिवली हो सकते हैं। लेकिन अभी ये जो ट्रेड रिलेटेड मामला जो पिछले 2 हफ्तों से 2-3 हफ्तों से जारी है वो, उससे लगता है कि रेट कट्स की उम्मीद और भी बढ़ गई है। तो अभी 3 से मार्केट की कंसेंसस अभी 4 तक हो गई कि 4 रेट कट हो सकते हैं, उसमें से 2 हमने ऑलरेडी देख ली है। ओके। तो आई थिंक अनदर, अब वो रेंज जो है वो 50 टू 75 से लेके अभी 75 टू 100 बेसिस पॉइंट्स हो गया है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट इवन वी आर इंटरनली एक्सपेक्टिंग कि करीब करीब 100 बेसिस पॉइंट्स तक का हम ओवरऑल रेट का ये राउंड में देख सकते हैं, और लेट्स से दिसंबर 25 या मार्च 26 की टाइम फ्रेम्स। सो और ये डेफिनेटली विल बी पॉजिटिव फॉर बैंक्स, नॉट इन FY26, लेकिन शायद उसका फायदा 27 में ज्यादा होगा, स्पेशली जब डिपॉजिट कॉस्ट नीचे जाने लगेंगे। वो शायद सिलसिला 27 में ज्यादा देखने मिलेगा, FY27 में। लेकिन रेट कट से फायदा डेफिनेटली ये जरूर होगा कि कंजम्पशन के लिए बूस्ट मिलेगा, क्रेडिट साइकिल धीरे धीरे करके और थोड़ा स्ट्रांग होते जाएगा, कॉर्पोरेट्स के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए एक बूस्ट आ जाएगा। तो डेफिनेटली देयर आर सर्टेन अदर बेनिफिट्स आल्सो ऑफ अ रेट कट साइकिल। और इस बार एक अच्छी बात ये भी है कि रेट कट्स की प्रोसेस के साथ साथ लिक्विडिटी भी सिस्टम में इंप्रूव होती जा रही है, थैंक्स टू द आरबीआई और उनके जो उन्होंने जो मेजर्स लिए हैं पिछले कुछ हफ्तों में। सो आई थिंक इसके कॉम्बिनेशन से ये होगा कि बैंक्स विल बी मोर विलिंग टू पास ऑन द रेट कट टू द फाइनल फाइनल बोरोवर, जो शायद लास्ट रेट कट साइकिल के दौरान इतना इजीली ना हो पाया, अगर हम कोविड के दौरान की बात करें। तो आई थिंक दिस टाइम अराउंड इट विल बी मच इजियर, एंड इट विल मीन कि आने वाले दिनों में वी विल होपफुली सी कंज्यूमर लोन्स, होम लोन्स पे रेट्स धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे, एंड दैट विल आल्सो हेल्प ओवरऑल डिमांड। और बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी कुछ थोड़ा बैक एंडेड, लेकिन उनको FY27 में मार्जिन के रूप में डेफिनेटली फायदा हो सकता है। ठीक है, तो हमने रेट कट की बात कर ली सर, हमने ट्रेड वॉर की बात कर ली, एफआईएस की को भी हमने टच कर लिया, लेकिन अब बाजार का फोकस चौथी तिमाही के नतीजों पर लौट आया है। चौथी तिमाही के नतीजों को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर? इस बार क्या मान के चलें, कुछ पॉजिटिविटी या फिर कुछ अपग्रेड्स उम्मीद करके चलें, नंबर्स के बाद देखने को मिल सकते हैं? ये डिफिकल्ट है कहना कि अपग्रेड्स आने की संभावना तो मेरे हिसाब से कम है, लेकिन मैं कहूंगा कि एटलीस्ट डाउनग्रेड का जो सिलसिला पिछले 2-3 क्वार्टर से था वो शायद रुक जाएगा, और दिसंबर क्वार्टर इटसेल्फ वाज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द सितंबर क्वार्टर, नॉट बाय अ वेरी बिग मार्जिन, बट लेकिन फिर भी जो सितंबर क्वार्टर के बाद जो मार्केट की नर्वसनेस थी ग्रोथ को लेकर, वो शायद थोड़ी बहुत दिसंबर क्वार्टर में हल्की सी कम हो गई है। और अब जो ये जनवरी से लेकर अब तक जो गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस आई है इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स, न्यू ऑर्डरिंग्स, डिफेंस ऑर्डर्स, रेगुलेशन वाइज जो आरबीआई ने कुछ कदम उठाए हैं विद रिगार्ड टू लिक्विडिटी, विद रिगार्ड टू
ease of lending, reducing regulatory, you know, I mean regulatory measures. I think all that should lead to better growth आने वाले क्वार्टर्स में. उसका असर शायद हम मार्च क्वार्टर में इतना न देख पाए, लेकिन आई थिंक another 2-3 quarters I think we should see उसका impact धीरे धीरे करके सिस्टम के अंदर percolate होते जाएगा. एंड तो रिजल्ट सीजन के बारे में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सो लॉन्ग एज यहाँ से डाउनग्रेड साइकिल अगर रुक जाता है तो दैट इटसेल्फ विल बी थॉट ऑफ एज अ पॉजिटिव एंड विल बी टेकन पॉजिटिवली बाय द मार्केट. आपने डाउनग्रेड साइकिल कम होने की बात करी, मेरी महत्वाकांक्षा बढ़ गई सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछने के लिए. जब डाउनग्रेड्स आप कह रहे हैं कि उसका सिलसिला कम हो जाएगा, चलिए अपग्रेड्स नहीं, तो कम से कम इसमें अगर मैं क्रूड का फैक्टर और एक जोड़ लूँ, एक लास्ट टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ सर, इसको अगर हम मिला लें तो डाउनग्रेड्स अगर कम हो जाएंगे, उसके साथ साथ जो क्रूड का फ़ायदा बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी और क्रूड इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी, आपका व्यू क्या है सर? टारगेट क्या आप लेके चल रहे हैं सेंसेक्स निफ्टी की जहाँ तक बात है, या फिर व्यू क्या लेकर चल रहे हैं आप मार्केट्स को लेकर इस साल के एंड तक, या फिर मार्च 2026 के एंड तक? तो देखिए, क्रूड और बाकी जो कमोडिटी प्राइसेस है वो जो अभी सॉफ्ट सिचुएशन में है वो हमारे लिए डेफिनेटली हेल्पफुल है. एंड उसका इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट बेनिफिट तो डेफिनेटली हमें मिलेगा थ्रू इंडस्ट्री के कॉस्ट स्ट्रक्चर्स कम हो जाएंगे, उनकी शायद ability to pass on costs to the customer. थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन हमारे लिए डेफिनेटली कम हो सकता है, और वॉल्यूम ग्रोथ जो कुछ समय से हमें इवेट कर रहा है और टॉप लाइन ग्रोथ इतना नहीं आ रहा है, काफी सारा जो हमने इंडिया में अर्निंग्स ग्रोथ देखा है वो मार्जिन की बदौलत देखा है. सो आई थिंक अगर वो चेंज हो जाता है और टॉप लाइन ग्रोथ में हम ज्यादा कॉन्फिडेंस देखते हैं या वॉल्यूम ग्रोथ में ज्यादा हम चेंज देखते हैं, तो पॉजिटिव चेंज देखते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी गुड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्केट एंड इट शुड हेल्प वैल्यूएशंस. लेकिन ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि हमें रिटर्न एक्सपेक्टेशंस फिर भी थोड़ा कुछ हद तक हमें डेफिनेटली वील हैव टू बी केयरफुल एंड कंसिडरेट, कीपिंग इन माइंड कि ग्लोबल सिचुएशन हमारे लिए अभी भी वॉलेटाइल रहेगी, न केवल हमारे लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए. सो आई थिंक हमारे लिए अच्छी बात है कि बहुत सारे पॉजिटिव्स हमारे लिए हमारे सामने हैं, तो इट विल हेल्प टू ऑफसेट कुछ नेगेटिव्स. लेकिन जो अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी पिछले 2 या 3 साल में रही उससे तो डेफिनेटली कम होगी. तो हम 10 से 12% आई थिंक की अर्निंग्स ग्रोथ की अगर उम्मीद रखें तो दैट विल बी बेटर. और एग्रीगेट बेसिस पे पोर्टफोलियोज जिस तरीके से कॉन्फ़िगर होते हैं, जिस तरीके से फंड मैनेजर्स कॉल लेते हैं, अगर वो अगर हम ठीक से कर पाए तो आई थिंक वी कैन कैन वी टारगेट समथिंग लाइक अ 15% रिटर्न ओवर द नेक्स्ट 12 months. वो एक हम ऑब्जेक्टिव से हम हमारा काम करते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी विल वांट टू कीप फॉर द एटलीस्ट अ फोर्सेबल फ्यूचर, कि हम 2 साल में अगर 15% भी कंपाउंडिंग कर ले तो आई थिंक इट विल बी अ गुड अचीवमेंट अंडर द करंट सर्कमस्टेंसेस. ओके, तो आप कह रहे हैं कि 12 महीने में 15% की ग्रोथ बाजार में यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं. बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं जो कि कुछ जो नेगेटिव्स हैं उनको निगेट करने में हमारी मदद करेंगे. प्लेजर एज ऑलवेज ताहिर सर, आपसे इंटरेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है. आई थिंक 1 दशक के बाद आपसे बातचीत करने का मौका मिला है. लास्ट आई थिंक किसी टीवी चैनल पे था सब में जब लास्ट आपसे मुलाकात हुई थी, लेकिन आपसे बातचीत करके उतना ही मज़ा आता है, उतना ही सीखने को मिलता है जिससे मैंने लास्ट टाइम भी सीखा था. प्लेजर सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए. थैंक्स, हैप्पी टू बी ऑन योर प्लेटफॉर्म. थैंक यू वंस अगेन. तो चलिए इस खास चर्चा को यहीं पर समेटते हैं, लेकिन काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं जो कि इस चर्चा से निकल के सामने आए हैं. हमारे लिए कुछ चुनौतियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं जो कि नेगेटिव्स को निगेट करती हुई दिखेंगी, और अगले 12 महीने में हमारे मार्केट्स में 15% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. ये इस चर्चा का, इस खास बातचीत का एक निष्कर्ष है जो कि आप पॉजिटिव के तौर पर ले सकते हैं. चलिए इस खास चर्चा को, इस खास मुलाकात को यहीं पर समेटते हैं. आपसे फिर मुलाकात होगी किसी एक नए इंटरव्यू में. आपके लिए इस खास इंटरव्यू से, इस खास चर्चा में बस इतना ही. मुझे आप इजाज़त दीजिए. नमस्कार.